ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI नई दिल्ली द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन 22 से 24 फरवरी के बीच किया जाएगा। इस वर्ष मेले की थीम उन्नत कृषि विकसित भारत रखी गई है। उद्घाटन सत्र में केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि समापन सत्र में भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। डॉक्टर हिमांशु पाठक, सचिव DARE और महानिदेशक ICAR उद्घाटन व समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर RS बाना, इंचार्ज मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महोत्सव में किसानों और वैज्ञानिकों के बीच संवाद के साथ नई कृषि तकनीकों का लाइव प्रदर्शन, IARI और अन्य संस्थानों की प्रदर्शनी और तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें जलवायु अनुकूल कृषि, फसल विविधीकरण, डिजिटल कृषि, महिला एवं युवा उद्यमिता, कृषि विपणन और किसान संगठनों पर चर्चा होगी। पूसा बीजों की बिक्री और ऑन स्पॉट कृषि परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। IARI ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए 27 नई फसल किस्मों को विकसित किया है, जिनमें 16 प्रजातियां और 11 हाइब्रिड शामिल हैं। इनमें उच्च पोषण युक्त जिंक आयरन से भरपूर गेहूं, विटामिन A से समृद्ध मक्का और शून्य एरोसिक एसिड युक्त सरसों शामिल है। बासमती चावल के निर्यात में भी IARI का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिससे 2023-24 में भारत को 48,389 करोड़ की आय हुई है। राष्ट्र सर्वप्रथम टीम ने इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव और संयुक्त निदेशक डॉक्टर RN पडारिया से चर्चा की और इस विशेष कार्यक्रम के संबंध में जानने का प्रयास किया। हम लोग कुछ किसान भाई बहन को अवार्ड्स भी दे रहे हैं, IRI फेलो और IRI इनोवेटिव फार्मर्स का कुछ अवार्ड्स भी दे रहे हैं। पहले आप सबको पुनः स्वागत करूँगा। आप लोग हमेशा जैसा हम लोग को साथ है, हम लोग जो मिलके हम काम करेंगे, जो टेक्नोलॉजीज है, IRI का जो टेक्नोलॉजीज है पूरा मतलब देश का टेक्नोलॉजीज है। इस अवसर पर IRI टेक्नोलॉजी जो बीज हो, पानी का हो, जो फल का बीज हो, सभी अभी हमारा टेक्नोलॉजीज को मैं ब्रीफ करूँगा। लेकिन आप सबको धन्यवाद, आप इतना लोग आया। हमारा IRI में दो मुख्य कार्यक्रम होता है साल में। एक किसान मेला, किसान विज्ञान मेला एक है, और दूसरा हमारा कॉन्वोकेशन। 22 से 24 तक ये किसान मेला है। हम लोग पहला दिन हमारा चौहान साहब ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज कमिंग एज ए चीफ गेस्ट। उनके साथ साथ हमारा रामनाथ ठाकुर साहब आ रहे, तो उनके लिए वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इनाग्रेशन में आएंगे। तीसरा दिन होगा ये वैल्यू प्रोग्राम समाप्त कार्यक्रम, उसमें हमारा चौधरी साहब आएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रिय डायरेक्टर जनरल हिमांशु पाठक जी रहेंगे दोनों कार्यक्रम में, जो इनागुरल सेशन में होंगे, और इसके साथ साथ हमारा वैल्यू फंक्शन में भी होगा। तो इस साल का ये थीम है उन्नत कृषि और उन्नत विकसित भारत। आप सबको पता है जो कभी भी भारत में एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, देन आगे भी रहेगा। जब भी आप देखा है जो कोविड चैलेंजेस में भी काफ़ी सेक्टर्स डाउन है, लेकिन खेती का सेक्टर आगे गया। हमारा GDP भी मोर देन अराउंड 21% तक हम लोग पहुँच गए। तो काफ़ी लोग हमारा भारत देशवासी खेती का डिपेंडेंट है, लेकिन काफ़ी नया समस्या आ रहे हैं, नया चैलेंजेस भी, जलवायु परिवर्तन भी हो, पानी का कमी हो, देन खाद का ज़्यादा डाल रहे हैं, तो बीज का इश्यूज है, बीज का अवेलेबिलिटी इशू, खाद का अवेलेबिलिटी इश्यूज है। और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स का हम लोग बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी होंगे। कम पानी से कैसे हम लोग ज़्यादा फसल निकाल सकते हैं, कम फर्टिलाइजर से ज़्यादा फसल निकाल सकते हैं। देन जो मार्केट इश्यूज है हमारे पास, जो हम लोग अकेले किसान भाई बहन जो खेती करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है, उसको मार्केटिंग का चैलेंजेस है। उसके साथ साथ हम लोग इकट्ठा करके एक ग्रुप के जैसा हम लोग करने से हम लोग इनपुट भी हम लोग मैनेज कैसे कर सकता है, मार्केटिंग चैलेंजेस भी हो सकता है। इसके अवसर इस साल हम लोग देखा है
तो जो कल न्यूज़पेपर में और बाकी हमारा साइंटिफिक रिपोर्ट्स देखा था, टेम्परेचर अभी फरवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में कम से कम 2 डिग्री से ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर डे टाइम ज़्यादा है। तो उसको सबको पता है, हमारा जो रबी क्रॉप्स हैं, जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर लविंग क्रॉप्स हैं, गेहूँ हो चना हो, तो इसको साथ साथ कैसे हम लोग देना चाहिए। जून महीने में हम लोगों ने इनोवेटिव फार्मर्स मीट की थी, जिसमें आपको भी आमंत्रित किया था, और वो मेला ना करके वो हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे वैज्ञानिक और किसान दोनों में संवाद हुए थे। जो नई तकनीक थी, जो हमारे किसान भाई चूक गए थे, नहीं लाभान्वित हो पाए थे, वो हम लोगों ने किया था। अब 2 बार मेला का आयोजन करना, ये कई बार प्रयत्न तो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे चीज़ जो है बजट पर, अवेलेबिलिटी पर होता है और किसानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। धान की कटाई के बाद इस समय किसान के पास थोड़ा भी समय नहीं होता, और यही समय नहीं होने कारण तो फसल अब से जला रहे हैं वो, क्योंकि समय की अवधि कम है। तो उस समय उनको बुलाना और ये मेला आयोजन करना थोड़ा सा इस वजह से दिक्कत हो जाती है। लेकिन हमारे क्षेत्रीय स्तर पर जितने हैं रीजनल स्टेशन पर, वहाँ हम लोग मेला करके लोगों को जितना भी होता है उनको अपने विज्ञान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो किसान विज्ञान मेला हम लोग 3 दिन का कर रहे हैं, 22, 23, 24 3 दिन का हमारा मंत्री महोदय उसको इनाग्रेट कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो सभी साल में हम लोग ये किसान मेला करते हैं। इस साल का मुख्य उद्देश्य है, थीम है, तो जो विकसित भारत है ना, किसान का, कृषि का उन्नति कैसे बढ़े, देन विकसित भारत कैसे होगा, ये दोनों को जोड़कर हम लोग का भारत आगे जाएगा, यही मुख्य थीम है। इसमें हम 3 दिन का हम लोग कम से कम 1 लाख लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें किसान भाई बहन भी होंगे, जो क्षेत्र भी होंगे, स्टार्टअप्स भी होंगे, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे, कुछ संस्थान का उनका अपना अपना टेक्नोलॉजीज केवीकेस होंगे। सभी लोग हम लोग शामिल होके ये जो नया टेक्नोलॉजी क्या है, नया बीज पिछले साल में क्या हुआ, एंड जो जलवायु अनुकूल जो नया चैलेंजेस के साथ हम लोग नया बीज बना रहे हैं, उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जो पानी का कम हो रहे हैं उसका तो कैसे संरक्षण करना वो करेंगे। मिट्टी का जो मार्केट चैलेंजेस है, सभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, हम लोग पिछले साल भी कुछ किया, लेकिन इस साल कुछ चैलेंजेस और बढ़ गया, उसके ध्यान में रख के हम लोग लगातार ये किसान मेला हम लोग करते हैं। जो टेक्नोलॉजी साथ साथ जैसा हमारा चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे, वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ हम टेक्नोलॉजी मोल्ड भी करना है, इसलिए हम लोग लगातार ये किसान मेला करते हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य रूप है, मुख्य उद्देश्य ये है, जो हमारा टेक्नोलॉजी ये किसान मेला का बारे में काफी और ज्यादा जानकारी सबके पास जाए, तो सभी कुछ पॉलिसी मेकर्स भी के पास जाएंगे, कुछ जो नया युवा है या महिला है जो खेती में आना चाहते हैं, उनको भी प्रोत्साहन करने के लिए जाते हैं, ये करते हैं। जो हमारा जो स्टार्टअप्स है ना, जो अभी हमारा गवर्नमेंट का मुख्य फोकस है एग्री स्टार्टअप्स का। पहला एग्री स्टार्टअप ज्यादा हमारा कृषि के संबंधित स्टार्टअप्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग आमंत्रित करते हैं काफी स्टूडेंट्स का उनका सोच थोड़ा बदलने के लिए। खेती में कृषि संबंधित भी स्टार्टअप्स हो सकता है, एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, किसान के साथ साथ मिलके क्या कर सकता है, जो कुछ जो वुमेन फार्मर्स हैं, जो नौकरी ना करके भी कमाई कैसे कर सकता है, तो वैल्यूएशन प्रोसेसिंग कैसे हो सकता है। तो मुख्य रूप में थ्रू प्रेस एंड मीडिया तरफ से ज्यादा लोगों के पहुंचने के लिए हम लोग 3 दिन में क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी इस वक्त कैसे यूजफुल होगा, तो उसको एक तरफ प्रोत्साहन करने के लिए कृषि का संबंधित, दो और ज़्यादा हम लोग प्रॉफिटेबल कैसे करेंगे। एक अकेले संस्थान के साथ ये संभव नहीं है, सब लोग मिलके काम करने से होता है। इसमें प्रेस एंड मीडिया काफ़ी रोल है। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो हम करते हैं वो ट्रेडिशनल रूप में हम आत्मा से करते हैं, केवीके से करते हैं, डिपार्टमेंट से होता है, लेकिन मीडिया का रोल अलग है।
मीडिया रोल है हम लोग को। एक तरफ हम जो बोलते हैं उसके किसान भाई बहन के पास लेके जाता है गांव तक। जो गांव में जो जरूरी है, जो नया चैलेंजेस से हम लोग को, ये भी हम लोग बोलते हैं इस तरफ का नया चैलेंजेस हम लोग ये परिशोधन करना चाहिए और ये भी फीडबैक मिलता है। ये तो दो वे होता है। सो यही मुख्य रूप है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए काफी लोग इसमें ज्वाइन किया, बहुत खुशी की बात है। मेरा विनती और एक बार होगा आपके द्वारा, आपके माध्यम से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन किसान मेले के पास पहुंचे, सब लोग इसमें शामिल है। सो और अच्छा करने के लिए जैसा आपने किसान भाई अभी प्रेस वाला कुछ सूचना दिया उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वालों के लिए अलग से स्टॉल देने के लिए वो भी हम लोग तैयार करेंगे। आगे भी जो सुविधाएं हम जरूर इसमें इम्प्लीमेंट करके पूरा मुख्य उद्देश्य है ज्यादा कैसे किसान का सेवा करना, ज्यादा रूप से तेजी से उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंचना, उसका पॉलिसीज हम लोग बताएंगे। उसको लागू करने के लिए क्षेत्र में और गांव में कितना तेजी से टेक्नोलॉजीज पहुंचे, आपका काफी रोल है। सो यही मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस। सन 1972 से पूसा संस्थान निरंतर पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन करता रहा है। इस मेले में मुख्यतः जो संस्थान की जो तकनीकें विकसित की गई हैं उसका जीवंत प्रदर्शन, साथ साथ वैज्ञानिक और कृषकों के बीच संवाद के माध्यम से हम किसानों को अवगत कराना चाहते हैं। हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया इस मेले में पधार करके नए तकनीकों के बारे में अवगत हों और अपने कृषि और खेती की जो शैली है उसमें परिवर्तन ला करके उभरती हुई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन इस तरफ से काफ़ी जोखिम हो रहा है और किसानों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो पूसा संस्थान के तरफ से कई प्रजातियां विकसित की गई हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन होने में सक्षम हो सकेंगे। उसी तरह से जो ज़मीनी और भूजल है उसका स्तर गिर रहा है, तो जल का समुचित उपयोग कैसे कर सकते हैं, सूक्ष्म सिंचाई हो या फसल का विविधीकरण हो, जो अच्छे प्रजातियां हैं जिसमें कम पानी की लागत हो, इनका चयन करके किसान अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। फसल विविधीकरण भारतीय सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है और हम जानते हैं कि सब्जी आधारित हो या फूल या फलों के खेती करके हम फसल विविधीकरण कर सकते हैं। इनमें किन किन प्रजातियों का, किन किन तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। आज डिजिटल इंडिया जिस तरह से विकसित हो रहा है उसी तरह से कृषि में नए उपकरणों का समावेश भी होना अति आवश्यक है। तो डिजिटल कृषि के संबंधित खासकर ड्रोन की उपयोगिता, चाहे वो संरक्षित खेती के माध्यम से हो, चाहे उसमें सूक्ष्म सिंचाई हो, सेंसर आधारित सिंचाई की विधा हो, इन सब चीज़ों के बारे में किसानों को जानकारी दी जाएगी और विशेषकर सोशल मीडिया हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, इसके बारे में भी किसानों को नए जो प्रसार किए जा रहे हैं उससे भी उनको अवगत कराया जाएगा। उसी तरह से जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, उनमें उद्यमिता विकास की बहुत आवश्यकता है। तो कौन कौन सी ऐसी तकनीक है जिनके उनको अपना करके वो उद्यमी बन सकते हैं, उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। मैं सभी किसान भाई बहनों, स्कूल के छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं, बीज कंपनियों और सभी पूसा संस्थान के जानकार लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस मेला में पधारें और नए तकनीकों से, नए उत्पादों के बारे में अवगत होकर के अपनी ज़िंदगी खुशहाल करें। बहुत बहुत बधाई आपको। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के अपने समकक्ष बद्र अल बुसैदी के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा की। केंद्र सरकार 60 उच्च यातायात रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए स्थायी होल्डिंग जोन बनाएगी और भीड़ और संकट प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की अंतिम जिम्मेदारी रेल मंत्री की है और वह इससे बच नहीं सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश में जारी विकास पहलों ने आदिवासी समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली चयन समिति अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में बैठक करेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर हल्की गोलीबारी हुई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। इसके समापन से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सोमवार सुबह 4 तीव्रता का भूकंप दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में महसूस किया गया। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी शहर में पावर लूम फैक्ट्री में आग लगने से वहां रखे उपकरण और सामान जलकर खाक हो गए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी की आंतरिक कलह और नेतृत्व संकट पर सवाल उठाए। आतिशी ने कहा कि बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा नहीं तय कर पाई है, जो पार्टी के भीतर मची उथल पुथल का सबूत है। आज 17 तारीख हो गई है, दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए, 10 दिन बीत गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए। दिल्ली वालों ने उम्मीद करी कि 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी। 10 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा और उसके तुरंत बाद दिल्ली वालों का काम शुरू होगा। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। आज ये बिल्कुल साबित हो गया है दिल्ली वालों के सामने कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा नहीं है। दिल्ली की सरकार चलाने के लिए उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका वो चयन करके उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों में से एक भी विधायक सरकार चलाने की योग्यता नहीं रखता है। उनको पता है कि इन 48 विधायकों का एक ही काम है, लूट खसौट करना, दिल्ली की जनता को लूटना, दिल्ली के पैसे की बंदर बांट करना। और इसीलिए 10 दिन बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 48 विधायकों में से एक विधायक पर भी भरोसा नहीं कर पाए हैं, उसको मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। उनको पता है कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में सरकार चलाई और एक एक पार्षद ने दिल्ली वालों को लूटने का काम किया, एमसीडी के खजाने को लूटने का काम किया, एमसीडी को कंगाल करने का काम किया। और इसीलिए वो अपने 48 विधायकों में से एक पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि एक विधायक भी सरकार चला सकता है। उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिर्फ दिल्ली वालों को लूटने का काम करेंगे, दिल्ली वालों के खजाने को खाली करने का काम करेंगे। तो आज सभी दिल्ली वालों के सामने ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधायक मुख्यमंत्री बनने योग्य नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम बनने लायक कोई नहीं है, तो अगर मुख्यमंत्री बनने लायक ही कोई नहीं है तो दिल्ली की सरकार कैसे चलाए? उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई विजन नहीं है, उनके पास दिल्ली वालों के लिए कोई काम करने का प्लान नहीं है। और आज ये कड़वी सच्चाई चुनाव के तुरंत बाद दिल्ली वालों के सामने आ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इस आयोजन के माध्यम से हम भारत की आस्था को दुनिया के सामने रखकर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के चलते लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। यह क्षण हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है जब महाकुंभ के इस आयोजन में, जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस महाआयोजन के अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ से आपको कुछ स्थलों को उत्तर प्रदेश के अंदर देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, वहाँ पर भी काफी इस समय प्रेशर है। वहाँ से प्रयागराज और उसके बाद काशी, तीनों ऐसे स्थल हैं जहाँ पर वर्तमान में बहुत देश और दुनिया से आए हुए श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आकर के आस्था को वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। यह एक अवसर है हम सबके सामने, जब हम लोग इस आयोजन के साक्षी बनने जा रहे हैं और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग भारत की आस्था को दुनिया के सामने भी दिखा करके अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश आप कैसे भी जानते हैं कि देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर तो एक माहौल खड़ा हुआ। पहली बार देश की आस्था को सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में प्राप्त हुआ। उन्होंने भारत के इस पोटेंशियल को पहचाना और आज भारत के अंदर उन सभी स्थलों को फिर से मान्यता प्राप्त हुई जिनके लिए भारत के रूप में जाना जाता है। आपको अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त होगा। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान है। अयोध्या में पिछले 1 वर्ष के अंदर जो टोटल श्रद्धालु और पर्यटक अयोध्या में आए, उसकी गिनती कर पाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि 2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब ये संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000। और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में नीति आयोग की कार्यशाला में भाग लिया, जिसका विषय था हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंगशेड प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियां। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को देश का वाटर टावर कहा जाता है और जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य में 5500 जल स्रोतों और 2292 सहायक नदियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसके साथ ही स्प्रिंगशेड एंड रिवर रिजर्विनेशन एजेंसी के माध्यम से ये कार्य किए जा रहे हैं। इस कार्यशाला में प्रस्तुत समाधान हिमालयी क्षेत्र में जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार साबित होंगे। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र तथा जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोसी अल्मोड़ा के संयुक्त प्रयासों से उत्तराखंड में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जहां एक ओर भारतीय हिमालय क्षेत्र में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी नई नई कार्य योजनाएं भी तैयार की जा सकेंगी। मैं इस अति महत्वपूर्ण कार्यशाला को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए नीति आयोग को, आदरणीय सुमन बेरी जी को और विशेष रूप से आए हुए सभी हमारे विद्वान जनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
भाइयों बहनों, ये हम सभी का सौभाग्य का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड वनों, नदियों, पर्वतों एवं विभिन्न जल धाराओं से परिपूर्ण राज्य है। और सच में अभी सतपाल महाराज जी कह रहे थे, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो नौले हैं, धारे हैं, जहाँ भी जल स्रोत हैं, उनको पूजने की हमारे यहाँ पद्धति रही है, हमारी संस्कृति रही है। क्योंकि जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग साइड मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में हमारे प्रयासों को देखते हुए नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसके इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देश का एक वाटर टावर भी है। हमारे यहाँ लगभग 1000 ग्लेशियर पानी के अविरल स्रोत हैं। हमारे यहाँ से निकलने वाली गंगा, यमुना जैसी सदा नीरा नदियाँ संपूर्ण भारत और देश के खाद्य व आजीविका उसका प्रमुख आधार है। जयपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय की उपस्थिति में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में सीएम भजन लाल शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने राजभाषा हिंदी के महत्व, इसकी प्रासंगिकता और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि प्रशासनिक, कार्यकुशल और जनता से संवाद का सशक्त माध्यम भी है। सबसे पहले तो मैं इस राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। ये राजस्थान की धरती शक्ति और भक्ति के नाम से जानी जाती है। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और अपने आप को पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर देने वाली माँ अमृता देवी की धरती है। मैं ऐसी धरती पर पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं इस गर्मामी आयोजन के लिए माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और गृह राज्य मंत्री भाई नित्यानंद जी को मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम राजस्थान की राजधानी जयपुर में रखा है और इसमें हम सभी को सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिला है। मित्रों, आज राजस्थान की पावन धरती पर मध्य, पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्रों की संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। वो इसलिए कि हमारी जो भाषा है इसका कोई मोल नहीं है। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, नित्यानंद जी गृह राज्य मंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य किए हैं उसके लिए मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। उनके कुशल नेतृत्व ने न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर विश्वास भी जनता के बीच में पैदा किया है। क्षेत्रीय राजभाषा के इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में हिंदू कॉलेज के 126वें स्थापना दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कॉलेज के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। समारोह के दौरान मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज के योगदान की सराहना की और छात्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। सभी मित्रों को मैं आज की फाउंडेशन डे पे शुभेच्छा देता हूं और याद दिलाता हूं, ये 3 दशकों की ये लिंक ये कॉलेज है। भले ही 1899 में ये बना होगा, लेकिन जिन महानुभावों ने इसको बनाया, आदरणीय श्री लाल कृष्णदास जी गुडवाले, जिनकी नेतृत्व में, जिनकी सहयोग से उस समय के समाज के प्रमुख लोगों ने इस इंस्टीट्यूट को बनाया होगा। उस समय में सिचुएशन क्या होगा? उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अंग्रेजी अधिकारी मैकॉले ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने ये डॉक्यूमेंट आज भी पब्लिक डोमेन में ये कहा था, जब तक हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को नहीं तोड़ते हैं तब तक भारत को लंबे समय तक इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली शासन करना संभव नहीं है, उसको एक्सप्लोइट करना संभव नहीं है। एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल लाया गया, मैकॉले मॉडल के नाम पे, जिसकी परिचित हुई है बाद में देश में। उसकी विकल्प में हिंदू कॉलेज की जन्म हुआ है। भारत की आजादी को गति देने के लिए, भारत की भविष्य को सपना के रूप में देखने के लिए मैं आज कितना भी शब्द में स्वर्ग में रहने वाले श्री लाल कृष्णदास जी गुडवाले को
प्रणाम करूंगा ये कम होगा। आज हम 126वीं फाउंडेशन डे में जिस कॉलेज में पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, आदरणीय अनी बेसांत, सरोजिनी नायडू जैसे महानुभावों की कल्पना इस कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, इस महान विद्या मंदिर में आज हम एकत्रित हुए हैं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।